स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जहां तक लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया बेटा, वहां तक किसी को कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो पहले वो पूछेंगे बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एनी डाउट्स टिल व्हाट वी डिस्कस्ड टिल लास्ट लेक्चर बेटा? किसी को कोई भी डाउट वहां तक? ग्रेट स्टूडेंट्स, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर एक चीज जो हमारे पास होती है उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं तो नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं स्टूडेंट्स। मतलब एवरीथिंग हैज एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। अकाउंटिंग की क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। नाउ अकाउंटिंग हैव सम लिमिटेशंस। अब अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं स्टूडेंट्स? पॉइंट नंबर 1, accounting is not fully exact. स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग हमेशा परफेक्ट या अकाउंटिंग हमेशा एक्यूरेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये अकाउंटिंग की सबसे पहली लिमिटेशन है। अब ये कैसे अकाउंट एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता, मैं आपको बताता हूं बेटा। स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है ना, बिजनेस के अंदर हमारे डेटर्स मतलब वो लोग जिनसे हमको पैसे लेने होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनमें से जो अपन को पैसा नहीं देते हैं, उनको हम लोग कहते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब वो पैसा गया, नहीं आने वाला हमारे पास। लेकिन अकाउंटिंग कभी कभी क्या करता है बेटा, एस्टिमेट लगा के चलता है कि शायद हमको 5% पैसा नहीं मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं बैड डेट्स रिजर्व। तो ये एस्टिमेटेड होता है कि शायद हमको इतना पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जरूरी थोड़ी है कि 5% ही पैसा ना मिले। कभी कभी 10% भी पैसा ना मिले, कभी कभी 20% पैसा भी ना मिले, कभी कभी ऐसा हो कि सारा ही पैसा मिल जाए। तो अकाउंटिंग कभी कभी क्या करता है बेटा, एस्टिमेट लगा के चलता है, और वो हमारे एस्टिमेट्स हर टाइम पे सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसीलिए ये अकाउंटिंग की सबसे पहली लिमिटेशन है, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। हमने अकाउंट्स में जो लिखा है वो 100% एक्यूरेट हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी अकाउंट्स के अंदर हम लोग कुछ एस्टिमेट्स भी लिखते हैं, मतलब आने वाले फ्यूचर के अमाउंट्स भी लिखते हैं, और वो अमाउंट्स एग्जैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। सेकेंड लिमिटेशन इज अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, मुझे सोच समझ के आंसर करना। आज से 5 साल पहले आपने एक बिल्डिंग लिया 5 लाख रुपए का 2016 में। प्रेजेंटली उसकी वैल्यू 10 लाख रुपीस है 2021 में। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अकाउंट्स को कौन सी वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहिए? ये वाली वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहिए कि ये वाली वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहिए आपके हिसाब से? सर 2016। क्यों 21 वाले में 2016? सर, वो प्रेजेंट वाली है इसलिए। नहीं, 2016 आपने बोला बेटा, क्यों बोला? Why this value is to be recorded? सर फर्स्ट वैल्यू तो वो ही थी ना। Yes, this is the purchase price. Students, ये अकाउंटिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आपने क्या प्राइस पे परचेस किया था? 5 लाख रुपए पे। हम अकाउंट्स में उस प्राइस को रिकॉर्ड करते हैं। जो प्रेजेंट वैल्यू चल रही है ना, हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जिस प्राइस पे हमने उस बिल्डिंग को बाय किया था वो प्राइस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ये अकाउंटिंग का सेकंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन नहीं आती है, रियल इंफॉर्मेशन नहीं है। हमने जिस प्राइस पे जो चीज को बाय किया होता है वो प्राइस रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन जो प्रेजेंट वैल्यू चल रही है उस प्राइस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो ये अकाउंटिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। नाउ द थर्ड ड्रॉबैक इज accounting ignores the qualitative estimates. Ignores qualitative estimates. बेटा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करना,
आपकी फर्म चल रही है, आपकी फर्म में एक मैनेजर है जो बहुत बढ़िया मैनेजर है, वो मैनेजर बहुत अच्छा काम करते हैं, उस मैनेजर की वजह से आपको बहुत सारा प्रॉफिट भी हुआ है। अब वो मैनेजर आपके वहां से जॉब छोड़ के जा रहे हैं, ही हैज resigned from the post. Can this event be recorded in accounts? नो सर, No, sir. वो क्योंकि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। It is not a monetary transaction. अगर आपका मैनेजर आपके वहां से जा रहा है, ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए अकाउंट्स इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। लेकिन उसके जाने का जो डैमेज हमको हुआ, वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? मैनेजर इतने टाइम तक हमारे पास था, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा था, वो चला गया, कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट बिजनेस पे आएगा, लेकिन वो तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा कहीं पे। तो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स जो है ना बेटा, वो सिर्फ क्वांटिटी में बिलीव करता है। क्वांटिटी मतलब पैसा, मनी। जो क्वालिटेटिव एस्टिमेट्स हैं, वो क्वालिटेटिव एस्टिमेट्स हम लोग अकाउंट्स में कभी भी नहीं दिखाते हैं। तो ये तीसरा अकाउंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। चौथा ड्रॉबैक है, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। जो चेंजेस हो रहे हैं बेटा, आज आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेस किए, उसको अपने अकाउंट्स में लिखा, गोल्ड परचेस किया, वो लिखा, लेकिन वो हम लोग परचेस प्राइस पे लिखे, प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज हो गई हो, वो प्राइस नहीं लिखेंगे। जो प्राइस पे हमने परचेस किया था उसी प्राइस पे लिखा जाएगा। तो जो प्राइस लेवल चेंजेस होती है बेटा, जैसे आज आपके पास स्टॉक पड़ा है, सपोज करो आपके पास गुड्स पड़े हैं 40,000 के, तो आपने अकाउंट पे लिख दिया कि मेरे पास गुड्स पड़े 40,000 के, लेकिन उसकी वैल्यू 40,000 ही मिलेगी ऐसा जरूरी थोड़ी है। उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये जो प्राइस लेवल चेंजेस है ना, वो प्राइस लेवल चेंजेस हम लोग कभी भी अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं। हम अकाउंट्स में क्या शो करते हैं? जिस प्राइस पे हमने उसको बाय किया हुआ है। जो आने वाले फ्यूचर में चेंजेस हैं ना, हम लोग वो देखते हैं ना, प्रेजेंटली जो चेंजेस हो रहे हैं वो हम लोग देखते हैं अकाउंट्स के अंदर। सर यस बेटा। सर, तो ये सेकंड जो पॉइंट है उसके जैसा ही नहीं उसके हुआ? रिलेटेड बेटा, ये इंफॉर्मेशन है, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। मतलब आपने जो इंफॉर्मेशन लिखी है, आपने जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया, जरूरी नहीं है कि सही हो। और ये बताता है कि जो रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड होने के बाद जो प्राइस लेवल रेगुलर बेसिस पे चेंजेस आती हैं, उसको हम लोग अकाउंट्स में कभी रिकॉर्ड नहीं करते। बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है बेटा? सर, यस बेटा। तो अगर सर? लाइक एक प्रॉपर्टी खरीदी 5 हाँ, लाख की, जिसकी हाँ, अभी प्राइस 10 लाख है, हाँ। तो वो 10 लाख तो अभी रिकॉर्ड नहीं होगा, पर उसको सेल कर देंगे तो वो रिकॉर्ड होगा ना? जब सेल करेंगे तब वो रिकॉर्ड होगा, और जिस प्राइस पे। लेकिन अभी उसकी क्या प्राइस चल रही है ना, वो हम लोग अकाउंट्स में कभी रिकॉर्ड नहीं करते हैं बेटा। जब हम लोग उसको सेल करेंगे 10 लाख पे, तब हम लोग 10 लाख रुपीज रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा 100 साल तक वो प्रॉपर्टी पड़ी हो। आज जमीनें होती हैं बेटा, किसी किसी को अपने ग्रैंडफादर से जमीन मिली, अब ग्रैंडफादर ने 2000 में जमीन ली थी, आज उसकी वैल्यू 200 करोड़ हो गई है। तो वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे उसको? कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि तब तो अकाउंट था ही नहीं। तो वो इंफॉर्मेशन जो होती है ना, कई बार वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं होती है कई बार। तो उनको हम, जैसे आज बेटा कई सारे लोग हैं कि जिनके पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने गोल्ड लेके रखा था, अभी उन्होंने गोल्ड बेचा बेटा, तो उसको तो अकाउंट में आप कहाँ दिखाओगे? उसको तो अकाउंट में शो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपने उसको पहले रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। तो ये हुआ आपका अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन अकाउंट के अंदर है वो सही नहीं है। कई बार अकाउंट में कई सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं की जाती है या होती ही नहीं है, या हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं होता। किस बेस पे हम लोग उसको अकाउंट्स में वहां पे एंट्री करेंगे? तो इसीलिए कई सारी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स में से मिस आउट हो जाती हैं। और जब वो मिस आउट हो जाती हैं, तो उसके अंदर जो प्राइसेस के चेंजेस आते हैं वो हम लोग शो नहीं कर पाते हैं कभी भी। हमने आज बिल्डिंग 20 साल पहले लिया था, तब 20 साल पहले बिल्डिंग लिया था, हमने अकाउंट्स में दिखाया ही नहीं होगा। तो आज उसकी जो वैल्यू होगी वो अकाउंट्स में कैसे दिखाओगे आप? तो उसकी जो प्राइस लेवल चेंजेस हैं वो भी हमारे लिए शो करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स? सर, यस विश्वा। सर आप रिपीट करोगे एक बार? मैं हाँ अभी- हाँ, मैं करता हूँ बेटा, डोंट वरी। मैं एक खाली फिफ्थ पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं समझाता हूँ बेटा। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। स्टूडेंट्स, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है बेटा? मैनिपुलेशंस, जिसको सिंपल टर्म्स में हम लोग कहते हैं बेटा
स्टूडेंट्स आप लोगों को किसी को भी शेयर्स पता है क्या होता है बेटा? एनीवन नोज व्हाट इज शेयर्स? यस सर। यस राज, क्या होते हैं शेयर्स बेटा? शेयर्स सर एक पार्ट होते हैं, लाइक कंपनी होती है, वो जब शेयर मार्केट में आती है तो उनके पास, जो ओनर के पास होते हैं, उनके पास 100% शेयर होती है, जिसकी जो ब्रांड वैल्यू होती है। सपोज के टाटा है तो टाटा के जो शेयर्स होते हैं वो जैसे जैसे वो इंक्रीज होंगे, ब्रांड वैल्यू जैसे इंक्रीज होगी वैसे शेयर इंक्रीज होंगे। और जैसे स्टूडेंट्स जैसे शेयर का मतलब सिंपल टर्म्स पे क्या होता है बेटा? जब किसी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है बेटा, तो वो पब्लिक को शेयर्स देके और उनसे पैसा ले लेती है। स्टूडेंट्स ये जो शेयर की प्राइसेस है ना बेटा, वो कंपनी के अकाउंट्स के ऊपर से फिक्स होती है। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है तो शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, कंपनी का प्रॉफिट घटा है तो शेयर की प्राइस कम हो जाती है। यहाँ पे अकाउंट्स का बहुत बड़ा रोल आता है बेटा, मैनिपुलेशन का, विंडो ड्रेसिंग। कई बार क्या होता है बेटा, अकाउंट्स में जानबूझ के लॉस दिखाया जाता है ताकि शेयर्स की प्राइसेस को कम किया जाए। ओनर्स खुद अपनी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं, फिर उसको प्रॉफिट में दिखाया जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ा दी जाती है शेयर की और उसको बेच दिया जाता है। अकाउंट्स में स्टूडेंट्स कई बार ऐसे मैनिपुलेशंस होते हैं। एज अ ओनर अगर मुझे टैक्स ज्यादा भरना है, स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, टैक्स ज्यादा भरना है या मुझे लोन चाहिए। अब मुझे लोन चाहिए ना बेटा, तो लोन मुझे तब मिलेगा जब मैं सेल ज्यादा दिखाऊंगा, प्रॉफिट ज्यादा दिखाऊंगा। तो मैं जानबूझ के क्या करूंगा बेटा, अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करूंगा, सेल्स ज्यादा दिखाऊंगा, प्रॉफिट ज्यादा दिखाऊंगा ताकि मेरे को लोन ज्यादा मिल सके। तो अकाउंट्स में ऐसे कई बार विंडो ड्रेसिंग की जाती है, कई बार ऐसे मैनिपुलेशंस किए जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में जो एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उन एविडेंस के बेसिस पे हम लोग जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, या हम लोग एविडेंस के बेसिस पे हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन हर बार एविडेंस हो या वो एविडेंस सही है ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है बेटा, गुड्स बेचे होते हैं 5,000 के, हम उसको दिखा देते हैं 50,000। क्यों? प्रॉफिट बढ़ाना है, सेल बढ़ाना है ताकि लोन ज्यादा मिल सके। तो अकाउंट्स में ऐसे कई बार मैनिपुलेशंस किए जाते हैं। स्टूडेंट्स पांचों 5 पॉइंट्स को एक बार फिर से देखेंगे। पहला पॉइंट, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। मैंने आपको जैसे बताया स्टूडेंट्स कि अकाउंट्स में कई बार हम लोग एस्टिमेट्स लगा के चलते हैं। भाई जो मैंने मोटर कार लिया, मैं मोटर कार पे हर साल 10-10% वैल्यू माइनस करता जाऊंगा, तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन उसकी वैल्यू 10% ही कम हो रही है, वो बताना एग्जैक्टली वो मुश्किल है। तो हम लोगों ने जो अकाउंट्स में वैल्यूज लिखी हैं, वो वैल्यूज एग्जैक्ट करेक्ट है, वो कहना हमेशा मुश्किल हो जाता है। सेकंड है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। कई बार हम लोग जो अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन डालते हैं बेटा, हर टाइम पे वो सही इंफॉर्मेशन हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई बार इंफॉर्मेशन गलत भी होती है, या कई बार इंफॉर्मेशन पुरानी भी होती है। जैसे हमने बिल्डिंग 2016 में लिया था 5 लाख का, आज उसकी वैल्यू हो गई 10 लाख, लेकिन हम लोग वैल्यू दिखाएंगे हिस्टोरिकल वैल्यू। हिस्टोरिकल वैल्यू मतलब पुरानी वैल्यू जिस वैल्यू पे बाय किया था। तो अकाउंट्स हर टाइम पे हमको सही इंफॉर्मेशन दे ऐसा जरूरी नहीं है। अकाउंट्स में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो अनरियलिस्टिक होती है, मतलब रियल नहीं होती है, एक्यूरेट नहीं होती है। उसके बाद इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्टिमेट्स। हम अकाउंट्स के अंदर वही चीजें रिकॉर्ड करते हैं विच आर रिलेटेड टू मनी। हमने मैनेजर को जॉब पे रखा, हमने मैनेजर को जॉब से हटा दिया, अब मैनेजर बहुत काम करता था, उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉफिट होता था, हमने उसको जॉब से निकाल दिया, वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद बिजनेस में कितना नुकसान होता है वो हम लोग नहीं देखेंगे, पर उसकी जाने की वजह से कितना नुकसान हुआ वो कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो अकाउंटिंग के अंदर कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉइज का आना, एम्प्लॉइज का जाना, वो कभी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अकाउंटिंग इज ओनली एंड ओनली क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, इट इज नॉट क्वालिटेटिव। मतलब कोई भी एम्प्लॉइज, हमारे पास अच्छे एम्प्लॉइज आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनको कभी भी अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करता है। नेक्स्ट, प्राइस लेवल चेंजेस। अगर कोई भी प्राइसेस चेंज हो रही है, बिल्डिंग की वैल्यू चेंज हो रही है या मोटर कार की वैल्यू चेंज हो रही है, वो हम लोग अकाउंट्स में कभी भी नहीं दिखाते। अकाउंट सिर्फ 2 ही चीजों को रिकॉर्ड करता है बेटा, एक जब हम लोगों ने कोई भी चीज बाय की तब, दूसरा हम लोगों ने जब कोई भी चीज सेल की तब। उसी टाइम पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ना बिफोर दैट ना आफ्टर दैट। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, अकाउंट्स में परफेक्ट जजमेंट निकालना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज विंडो ड्रेसिंग।
मैंने आपको जैसे बताया स्टूडेंट्स के कई बार अकाउंट्स में मैनिपुलेशन किए जाते हैं, मुझे टैक्स बचाना है तो मैं जानबूझ के प्रॉफिट कम दिखा दूंगा, या मुझे कई बार लोन लेना है तो मैं जानबूझ के प्रॉफिट ज्यादा दिखा दूंगा। तो अकाउंट्स में इस तरीके के कई बार मैनिपुलेशंस किए जाते हैं। स्टूडेंट्स पांचों 5 पॉइंट्स एक बार फटाफट देख लें बेटा आप लोग, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं स्टूडेंट्स। सर फर्स्ट पॉइंट रिपीट करोगे प्लीज? फर्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। जैसे क्या होता है बेटा, आपने जैसे एक फर्नीचर लिया, अब आप फर्नीचर पे ऐसा अंदाजा लगा रहे हो कि मैं उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन निकालूं। डेप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू कम होना बेटा। अब ये आपने सोचा कि मैं 10% डेप्रिसिएशन निकालूं, लेकिन जरूरी थोड़ी है 10%, कभी कभी 20% भी डेप्रिसिएशन हो सकता है, कभी कभी 5% भी डेप्रिसिएशन हो सकता है। तो आपने जो एस्टिमेट लगाया वो एग्जैक्ट है, ये अकाउंट के अंदर कहना मुश्किल है बेटा, क्योंकि आप एक अंदाजा लगा के चल रहे हो और वो अंदाजा आपका सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके बेटा? ओके सर। यस स्टूडेंट्स, और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए बेटा, तो फिर हम लोग आगे बढ़े। सर जब Yes, Krish. एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैलकुलेट होती है कंपनी की, तो एसेट की प्राइसेस पुरानी प्राइसेस होती है। यस बेटा, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अकाउंट्स का, कि हम लोग जो भी असेट्स की प्राइसेस लिखते हैं वो सब पुरानी प्राइस लिखते हैं, करंट जो उसकी प्राइस चल रही है वो कभी नहीं लिखते हैं बेटा। तो इसीलिए अकाउंटिंग हमको कभी कभी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। सर यस बेटा। सर हम हमेशा पुरानी प्राइसेस से क्यों लिखते हैं? क्योंकि मतलब बेटा जैसे अकाउंटिंग, जैसे बढ़ते हैं। देखो अकाउंटिंग पता है क्या बिलीव करता है बेटा, अकाउंटेंट्स ये बिलीव करते हैं कि उसको हर टाइम पे बार बार उसकी वैल्यू निकालना, हर महीने 2 महीने 3 महीने उसकी वैल्यू निकालना अकाउंट्स में। अच्छा उसका प्रूफ क्या? ये भी अगर आप इसको एडवांटेजेस के पॉइंट पे देखने जाओगे तो भी वो लोग सही हैं। आज मैंने मान लो कि 2016 में मैंने बिल्डिंग ली 5 लाख की, मैं अब उसकी वैल्यू 8 लाख रुपए दिखा रहा हूं, लेकिन उसका कोई प्रूफ थोड़ी है बेटा। जब मैं उसको बेचूंगा तभी मुझे पता चलेगा ना कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो उस पॉइंट पे अगर आप देखो तो अकाउंट सही है, लेकिन जो वैल्यूज का एप्रिसिएशन हो रहा है, जो हर साल उसकी वैल्यू बढ़ रही है, हम उसको अकाउंट्स में कभी भी दिखाते नहीं है। क्योंकि बैक साइड पे क्या हो जाता है बेटा, अगर आप उसकी बढ़ती हुई वैल्यू को दिखाते हो तो उसके सामने आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी वैल्यू बढ़ रही है, भाई 5 लाख की 7 लाख वैल्यू हो गई, आपका 2 लाख का बेनिफिट हो रहा है, तो 2 लाख के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अकाउंट या अकाउंटेंट ऐसा बोलता है कि वो हर बार एग्जैक्ट वैल्यू पता करना और उसके ऊपर टैक्स पे करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जब किसी चीज को बाय किया और जब किसी चीज को सेल किया तभी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, बाकी नहीं। सर यस बेटा। सर अगर के कोई बिजनेसमैन है, उसको बैंक से लोन लेनी है, सपोज एक 1 करोड़ की लोन लेनी है, तो उसको एज अ कोलेटरल एक ऐसी एसेट डालना पड़ेगा जो 1 करोड़ के ऊपर का जिसका भाव। हाँ उसने सही है। उसने 6 साल पहले उसको लिया 5 लाख में, हाँ पर अभी करोड़ की प्राइस हो करोड़ से ऊपर हो गई उसकी प्राइस। हाँ अकाउंट में तो 5 लाख ही बताएगा। अकाउंट में भले 5 लाख बताएगा बेटा, लेकिन उसका क्या होगा, जब वो लोग लोन के लिए अप्लाई करेगा ना बेटा, तो उसकी पहले वैल्यूएशन होती है। हर बैंक के अपने वैल्यूअर्स होते हैं बेटा। आप सपोज करो गोल्ड लोन लेने जा रहे हो बेटा, या आप अपनी प्रॉपर्टी पे बैंक से लोन ले रहे हो, तो पहले वो प्रॉपर्टी बैंक आपकी खुद वैल्यू निकालेगी। मैंने बोल दिया कि भाई मेरे फ्लैट की वैल्यू 5 करोड़ रुपए है, तो बैंक थोड़ी मानेगी। पहले बैंक के वैल्यूअर्स होते हैं जो उसकी वैल्यू निकालते हैं। वो लोग आपने लिया कितने में था उससे उनका कोई कंसर्न नहीं है बेटा। उनका कंसर्न कहां पे आता है, अभी की वैल्यू कितनी है। भाई अभी उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपया है, तो उस 1 करोड़ के सामने आपको 70-80% आपको लोन दिया जाएगा, मतलब 70-80 लाख आपको लोन दिया जाएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन होता है। हमको जब बैंक लोन देती है बेटा, तो आपने उसको किस प्राइस पे लिया था वो कभी नहीं देखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ यही चीज देखी जाती है कि आपने जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उनके वैल्यूअर के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं, उनके वैल्यूअर के हिसाब से क्या वैल्यू है, उसके बेस पे आपको लोन दिया जाता है। यस बेटा। ओके सर। यस। और किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? ओके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब इस चैप्टर का स्टूडेंट्स लास्ट आंसर
यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है बेटा, कि जो भी हम लोग अकाउंट्स लिखते हैं उन अकाउंट्स को कौन कौन यूज कर सकता है और किस तरीके से। स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर हो गया कंप्लीट हमारा, मतलब हो जाएगा अभी इस आंसर के बाद। स्टूडेंट्स, फ्राइडे का लेक्चर और मंडे का लेक्चर कोई मिस नहीं करेगा बेटा, क्योंकि स्टूडेंट्स फ्राइडे एंड मंडे के लेक्चर में हम लोग अकाउंट्स के टर्म्स डिस्कस करेंगे। अकाउंट्स देखो बेटा, जैसे आप लोग अल्फाबेट सीखते हो बेटा ABCD, वैसे अकाउंट्स के जो टर्म्स है वो उसके अल्फाबेट्स हैं। जब तक आपको वो टर्म्स पता नहीं होंगे ना बेटा, तब तक आगे जाके अकाउंट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है वो आप नहीं सीख पाएंगे। तो फ्राइडे मंडे, मतलब फ्राइडे के बाद के जो लेक्चर्स है ना बेटा, वो ट्राई करना कोई भी मिस ना करे, बिकॉज ईच एंड एवरी लेक्चर विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू। स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो यूजर्स हैं बेटा, एक इंटरनल यूजर्स, एक एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू बिजनेस, उनको हम लोग इंटरनल यूजर्स कहते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स विच आर नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू बिजनेस, उनको हम लोग एक्सटर्नल यूजर्स कहते हैं। इंटरनल यूजर्स में सबसे पहले आते हैं बेटा ओनर्स। स्टूडेंट्स, ओनर्स को अकाउंट्स इस तरीके से हेल्प करता है, ओनर्स को ये पता लगाना हो कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितना हम पे कर्जा है, कितना फालतू एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो सब चीजें जानने के लिए ओनर्स को अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम लोग जो अकाउंट्स ड्रॉ करते हैं, जो अकाउंट्स बनाते हैं, उससे ओनर को अपने बिजनेस के बारे में सारी पोजीशन पता चल जाती है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, कितनी प्रॉपर्टीज है, सामने मेरे पे कितना कर्जा है, वो सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एक ओनर को मिल जाती है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग ओनर को हेल्प करता है। दूसरा आता है स्टूडेंट्स मैनेजमेंट। आप लोग बोलोगे सर ओनर और मैनेजमेंट में फर्क क्या? स्टूडेंट्स, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, रिलायंस एंड टाटा जैसी, उन कंपनीज के जो ओनर्स होते हैं ना बेटा, वो कौन होते हैं? जिनके पास उस कंपनी के शेयर्स होते हैं। सपोज करो मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, तो मैं कंपनी के ओनर्स में से एक हूं। मैं कंपनी का ओनर हूं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बेटा, मैं कंपनी के ओनर्स में से एक हूं। तो मुझे पता चलना चाहिए कि जिस कंपनी के मेरे पास शेयर्स हैं, वो कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कितना लॉस कर रही है, पैसा कहां पे डाल रही है, कितनी प्रॉपर्टीज है, कितना कर्जा है, मुझे पता होना चाहिए, वो मैं ओनर हूं। लेकिन स्टूडेंट्स, कंपनी का जो मैनेजमेंट संभालते हैं, रिलायंस कंपनी का मैनेजमेंट संभालते हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इट मींस अंबानी फैमिली। तो मैनेजमेंट को भी तो ये पता होना चाहिए ना कि हमारे पास कितना पैसा पड़ा है, हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को कहां पे यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो मैनेजमेंट के ये डिसीजंस लेने के लिए मैनेजमेंट को अकाउंट हेल्प करता है। तो अकाउंट ओनर्स को भी हेल्प करता है, मैनेजमेंट को भी हेल्प करता है। ओनर को ये डिसाइड करने में हेल्प होता है कि क्या मैं अपना इस कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा के रखूं या निकाल के दूसरी जगह पे पैसा डाल दूं। ये ओनर के डिसीजन लेने में उसको हेल्प करता है। मैनेजमेंट ये डिसीजन ले सकता है कि जो प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को हमें कैसे यूज करना है, कितना प्रॉफिट हुआ है, उसमें से कितना प्रॉफिट हमको बचा के रखना है, कितना प्रॉफिट हम लोगों को हमारे जो ओनर्स हैं उन ओनर्स में बांट देना है। तो ऐसे जो अकाउंट के डिसीजन लेने होते हैं ओनर्स और मैनेजमेंट को, वो सारे डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लिए जाते हैं। इंटरनल यूजर्स पे तीसरे आते हैं स्टूडेंट्स एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। एम्प्लॉइज को पता चलना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छे से काम कर रहा है। ऐसा ना हो कि जिस कंपनी के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, जिस फर्म के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, 3 महीना 4 महीना अच्छी सैलरी दी, सैलरी देना बंद कर दिया। तो एम्प्लॉइज को अपने बिजनेस के बारे में, जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, जिस फर्म में काम कर रहे हैं, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, और उनको वो नॉलेज अकाउंटिंग से मिलता है।
अकाउंटिंग से एम्प्लॉइज को कॉन्फिडेंट आता है कि भाई नहीं, जिस फर्म में हम लोग काम करें फर्म अच्छी है, प्रॉफिट कर रही है, प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, सेल दिख रहा है, और वो सामने नई प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, दिख रहा है। तो ये एम्प्लॉइज के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है कि हम इस फर्म में अपना काम कंटिन्यू रखें या हम लोग अपनी फर्म को चेंज करें। अब स्टूडेंट्स, पहले इंटरनल यूजर्स में किसी को कोई डाउट हो बेटा तो पूछ सकता है मेरे से, फिर मैं एक्सटर्नल यूजर्स पे जाऊं। देख लो स्टूडेंट्स, एक बार इंटरनल में कोई डाउट हो बेटा तो पूछो, फिर मैं एक्सटर्नल में जाऊं। सर यस बेटा। सर जो एम्प्लॉय होते हैं, हाँ एम्प्लॉय जो एग्जिस्टिंग है उनको तो बताते हैं, पर जो लाइक नए आते हैं, जो हाँ, एकदम जो रिक्रूटमेंट के लिए बाकी होते हैं, उनको भी बताना पड़ता है। इसमें कैसा होता है बेटा, कोई भी कंपनीज होती है ना बेटा, आप जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज आज आप इंडिया के अंदर देखते हो बेटा, चाहे वो आप लोग मारुति देखते हो, चाहे वो आप लोग टाटा देखते हो, चाहे वो आप लोग रिलायंस देखते हो, चाहे वो आप लोग वोडाफोन देखते हो, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, 31 मार्च के बाद उस हर कंपनी का स्टूडेंट्स एक एनुअल रिपोर्ट आता है। उस एनुअल रिपोर्ट में कंपनी के पूरे साल में कितना कंपनी ने प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, कितना टैक्स पे किया, कितना एम्प्लॉइज को सैलरी पे किया, वो सब होता है। वो एनुअल रिपोर्ट किसको किसको दिया जाता है बेटा, कंपनी के ओनर्स, मतलब जिन जिन लोगों के पास कंपनी के शेयर्स हैं, और सब एम्प्लॉइज, ताकि हर एक एम्प्लॉय को पता चले एकदम क्लियर कि जिस कंपनी में वो रह के काम कर रहे हैं वो कंपनी कितना अच्छे से काम कर रही है, वो कंपनी क्या फ्यूचर में रह सकती है, क्या फ्यूचर में अपना उसी तरीके से काम कर सकती है, ये उनको पता चलना चाहिए। तो इसीलिए हर कंपनी क्या करती है बेटा, इन दी मंथ ऑफ अप्रैल, जैसे अभी अप्रैल महीना गया बेटा, जब उनके अकाउंट्स रेडी हो जाते हैं तो वो अकाउंट्स अपने सारे के सारे एम्प्लॉइज और अपने सारे के सारे ओनर्स को भेज दिए जाते हैं, ताकि उनको पता चल सके कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं और जिस कंपनी में उन्होंने पैसा डाल के रखा है वो कंपनी कितना अच्छे से अपना वर्किंग कर रही है। तो सर, पर अगर कोई कंपनी हो, उसने हाँ, बताया कि वो प्रॉफिट में है, हाँ, और फिर अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दी, और आफ्टर अ मंथ लाइक उनसे काम निकलवा लिया, फिर उनको फायर कर दिया, तो पॉसिबल है बेटा, ऐसा होता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने किंगफिशर कंपनी का नाम सुना होगा, सुना है बेटा सब लोगों ने? यस सर। किंगफिशर विजय माल्या की कंपनी थी, ये आप लोगों को सबको पता है बेटा। वो कंपनी अब बंद हो गई। अब उसमें हुआ क्या बेटा, वो कंपनी चली गई लॉस में। 3 महीने तक उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दी। उनको बोला कि नेक्स्ट मंथ हम आपको देंगे। ऐसे करते करते 3 महीने निकल गए, और 3 महीने के बाद जो ओनर था वो भाग गया। फिर क्या हुआ, एम्प्लॉइज ने जॉब छोड़ दिया, उनकी 3 महीने की सैलरी गई। तो अकाउंटिंग जो है ना बेटा, वो अकाउंटिंग, मैंने क्या बोला था अभी हम लोग जब लिमिटेशन डिस्कस कर रहे थे, कि अकाउंटिंग कई बार अनरियलिस्टिक हो जाता है बेटा, मतलब आपको सारी रियल इंफॉर्मेशन मिले वहां से, ये पॉसिबल नहीं है बेटा, कि जो भी वहां पे दिखाया जा रहा है वो सब सही हो। विंडो ड्रेसिंग हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया बेटा, कई बार अकाउंट्स में मैनिपुलेशन होते हैं बेटा, कई बार गलत इंफॉर्मेशन उनके यूजर्स को दी जाती है, तो ये पॉसिबिलिटीज ऑलवेज रहेंगी। यस स्टूडेंट्स, सर यस बेटा। सर आप एक बार ओनर्स और मैनेजमेंट के फंक्शन के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं फिर से? श्योरली बेटा, सी ओनर्स क्या होता है बेटा, जैसे आज एक कंपनी है, सपोज रिलायंस कंपनी है, आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स है बेटा, तो आप कंपनी के वन ऑफ द ओनर्स हैं, मतलब ऐसे लाखों लोग होंगे जिनके पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स होंगे बेटा, तो वो लाखों के लाखों लोग कंपनी के ओनर होते हैं, लेकिन वो लाखों लोग कंपनी का काम नहीं कर सकते बेटा। आज अगर मान लो मेरे पास रिलायंस कंपनी के 2 शेयर्स है और मैं वहां पे जाके बैठ जाऊंगे, नहीं जैसा मैं बोलूं वैसा तुम करोगे, ऐसा नहीं होगा बेटा। तो जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं वो सब कंपनी के ओनर्स हैं, लेकिन उस कंपनी को जो चला रहे हैं, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है, जिनके पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, अंबानी फैमिली, वो उनका कंपनी का मैनेजमेंट संभालते हैं, वो कंपनी का मैनेजमेंट कहलाते हैं। सो दोज हु आर हैविंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी are owners of a company, but those who are looking after the working of company are management of the company. Clear अनोखी? Yes sir. Okay. और किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स?
सर यस रुतवी प्लीज बेटा। सर अगर हमारे शेयर्स बहुत ज्यादा ही ऊपर नीचे हो रहे हैं, जैसे मतलब कोई ओनर के पास अभी फिलहाल 20% शेयर है, बट उसका मानना है कि वो जल्दी 50% to 60% का मालिक हो सकता है, तो उसकी वजह से मैनेजमेंट पे कोई इन्फ्लुएंस आ सकता है? डेफिनेटली आएगा बेटा। आज अगर सपोज करो मेरी कंपनी है बेटा, सपोज करना मेरी कंपनी जिसमें 20% शेयर्स मेरे पास हैं, 80% शेयर्स आप सब लोगों के पास है। अब इसमें होता क्या है बेटा, कंपनी के अंदर जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स, मैनेजमेंट वो संभालता है। अभी मेरे पास सिर्फ 20% शेयर्स है, तो मैं मैनेजमेंट कैसे संभालू? 80% आप लोगों के पास है। फिर मैं क्या करूंगा, आप लोगों में से एक एक को करके मैं आप लोगों से मेरी कंपनी के शेयर्स लेता जाऊंगा। पहले मैं क्रिश को ऑफर करूंगा, क्रिश मेरे को मेरे शेयर्स वापस चाहिए। क्रिश ने बोला इतने अमाउंट पे दे दूंगा, डन, ये पैसा लो, शेयर्स मेरे को वापस करो। अब मेरे पास 30% शेयर्स आ गए। फिर मैं विश्वा को अप्रोच करूंगा, फिर मैं ईशा को अप्रोच करूंगा, फिर मैं अनोखी को अप्रोच करूंगा। इस तरीके से मैं अपने शेयर्स वापस ले लूंगा। तो जहां मेरे 20% शेयर्स थे, वहां मेरे 50-60% शेयर्स हो जाएंगे। तो कर सकते हैं बेटा। स्टूडेंट्स, पिछले साल जब आप लोगों को पता है बेटा कि 2020 बहुत ड्रास्टिक रहा बहुत सारे लोगों के लिए, तो 2020 में ना कई सारी कंपनीज ने ऐसा किया बेटा, उन्होंने जब कभी उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी, उन्होंने शेयर्स अपने बाजार में दिए, मार्केट में लोगों को दिए। लेकिन पिछले साल कई सारी कंपनीज ने ऐसा किया कि भाई हमारे पास पैसा पड़ा है ना, हम हमारी कंपनी के शेयर्स वापस ले लें। तो उन्होंने ऐसा भी किया बेटा कि उन्होंने अपने अपने शेयर्स, जो भी उनकी कंपनी के शेयर्स थे, वो उन्होंने वापस दिए। तो जब जिसके पास शेयर्स सबसे ज्यादा होते हैं बेटा, कंपनी का मैनेजमेंट वही संभालता है। जिनके पास शेयर्स हैं वो कंपनी के ओनर्स कहलाएंगे, लेकिन जिनके पास सबसे ज्यादा शेयर्स हैं वो कंपनी का मैनेजमेंट कहलाएगा। तो जिसके पास आपने जैसे जैसे शेयर्स बाय करते गए, तो आप कंपनी का मैनेजमेंट संभालने की कैपेबिलिटी में आते चले गए। यस स्टूडेंट्स, यस ईशा। सर यहाँ पे डिसीजन तो मैनेजमेंट ही लेगा ना, या यस, डिसीजन मैनेजमेंट ही लेगा बेटा। आपके पास अगर किसी कंपनी के शेयर हैं, आप उस कंपनी के मालिक हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आपको ये देखना है कि जो भी शेयर की प्राइस चेंज हो रही है, अब आपको अपने शेयर्स को रखना है या बेचना है, बस। मैनेजमेंट वही इंसान करेगा जिसके पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स होंगे। सर यस बेटा। सर, तो अगर किसी आउटसाइडर ने मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स खरीद लिए, हाँ, तो सर तो ओनर तो वो हो जाएगा ना मैनेजमेंट? यस, ओनर वो हो जाएगा बेटा। आज अगर मान लो मेरी कंपनी है बेटा, मेरी कंपनी में पहले 100% शेयर्स मेरे पास थे, मुझे जरूरत पड़ी, मैंने 5% शेयर्स बेचे, फिर जरूरत पड़ी 5% बेचा, फिर जरूरत पड़ी 5% बेचा। ऐसा करते 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 मैंने 70% शेयर्स बेच दिए। अब किसी पर्सन के पास 70% शेयर्स है मेरी कंपनी की, काम खत्म, मैनेजमेंट वो करेंगे। अब सिंपल। तो सर अगर मैनेजमेंट किसी आउटसाइडर के हाथ में आ गया, तो जो ओरिजिनल ओनर है वो कुछ भी नहीं कर सकता? क्या कर सकता है बेटा, क्योंकि ये रूल है अपने यहाँ पे, हर कंट्री का ये रूल होता है कि जिस पर्सन के पास सबसे ज्यादा कंपनी के शेयर्स हैं, मैनेजमेंट वही करेगा बेटा। अगर मुझे मैनेजमेंट अपने पास रखना है, तो मुझे मेजोरिटी शेयर्स मुझे मेरे पास रखने पड़ेंगे, तो ही मैनेजमेंट मेरे पास रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो फिर सर पूरी कंपनी को खरीदने की क्या जरूरत है? शेयर ही खरीद ले। हाँ, ऐसा ही होता है बेटा, ऐसा ही होता है हमेशा। वो शेयर्स खरीदते जाते हैं, शेयर्स खरीदते जाते हैं, जिसके पास ज्यादा होता चला जाता है वो उसका मैनेजमेंट संभाल लेता है। ओके सर। ठीक है बेटा। नाइस क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन आंसर करो, बहुत मजा आता है। बड़े आगे स्टूडेंट्स, अभी किसी को डाउट यहां तक? अब हम लोग एक्सटर्नल यूजर्स डिस्कस करें नाउ। स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें सबसे पहला एक्सटर्नल यूजर्स आता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। स्टूडेंट्स, मुझे लोन चाहिए बेटा, मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था। लोन चाहिए तो मुझे सबसे पहले मेरे अकाउंट्स बैंक को देने पड़ेंगे। बैंक उन अकाउंट्स को स्टडी करेगा और उसके बेस पे बैंक डिसाइड करेगा कि मुझे वो कितना लोन देंगे। रैंडम लोन्स कभी नहीं दिए जाते, मैं जितना लोन डिमांड करूं उतना बैंक मुझे लोन दे दे, नॉट पॉसिबल। पहले वो मेरे अकाउंट्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कितना उनको मुझे लोन देना है। सेकेंड एक्सटर्नल यूजर है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स।
स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या है बेटा? मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, मैं उस कंपनी का इन्वेस्टर हूं बेटा। कोई भी इन्वेस्टर जब किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है बेटा, तो वो ये देखता है कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, कंपनी के पास कितनी प्रॉपर्टीज है, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, ये पहले चेक किया जाता है। पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जो अपना दिमाग बना रहा है, अभी मुझे एक नई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, अब टाटा है या रिलायंस, तो पहले मैं टाटा के अकाउंट्स भी देखूंगा, रिलायंस के अकाउंट्स भी देखूंगा, उसके ऊपर से मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे दोनों में से किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टर्स या जो इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहते हैं, वो कंपनी की पोजीशन को देख के डिसाइड करते हैं कि हमें किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्ट करने के बाद हमें अपना पैसा कहां तक रखना है। जब तक उन्हें लगता है कि कंपनी के अकाउंट स्ट्रॉन्ग है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, जिस दिन उन्हें लगा कि भाई कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, अकाउंट्स कमजोर हो गए, वो अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे। ये आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइडर्स को अकाउंट्स इस तरीके से हेल्प करता है। तीसरे एक्सटर्नल यूजर्स हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब वो लोग बेटा जिनसे मैंने गुड्स खरीदे हैं कमिटमेंट पे कि मैं आपको पैसा फ्यूचर में दूंगा, तो वो लोग पहले मेरे अकाउंट्स देखेंगे, भाई कपिल सर पैसा वापस करने की पोजीशन में तो है ना। आज ऐसा ना हो कि मैं किसी से 20 लाख रुपए के गुड्स लेके आया और मैंने उनको बोला कि मैं आपको 4 महीने के बाद पैसा दूंगा, 4 महीने के बाद कपिल सर गायब हो गए। तो पहले वो लोग मेरे अकाउंट्स देखेंगे कि भाई ये जो पर्सन है वो अकाउंट्स के हिसाब से कितना स्ट्रांग है, इनकी फर्म कितनी स्ट्रांग है, तब वो लोग डिसाइड करेंगे कि मुझे वो उतने रुपए के गुड्स देंगे या नहीं देंगे। तो ये जो स्टूडेंट्स क्रेडिटर्स होते हैं, ये जो सप्लायर्स होते हैं, वो सप्लायर्स अकाउंट्स के बेस पे डिसाइड करते हैं कि वो हमको क्रेडिट पे मतलब उधारी पे हमको गुड्स देंगे या नहीं। क्रेडिटर्स को अकाउंट्स हेल्प करते हैं। उसके बाद फोर्थ आते हैं गवर्नमेंट। टैक्स कितना पे करना है वो गवर्नमेंट अकाउंट्स देख के नक्की करती है, उसके हिसाब से आपसे टैक्स वसूल किया जाता है। मैंने आपको बेटा लास्ट लेक्चर में बताया था कि 2 तरीके के टैक्स होती हैं, एक हम लोग जो गुड सेल करते हैं उसके ऊपर जीएसटी, और दूसरा जो हम लोग प्रॉफिट करते हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स। तो ये जो टैक्स का नक्की करना है बेटा, वो गवर्नमेंट हमारे अकाउंट्स को देख के फिक्स करती है। हमारे अकाउंट्स को देख के सेल्स और प्रॉफिट फिक्स किया जाता है, उसके ऊपर से टैक्सेस को नक्की किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रिसर्चर्स। रिसर्चर्स का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे लोग जो हमारी कंपनी के बारे में लोगों को बताते हैं। आप लोगों में से किसी के पेरेंट्स बेटा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं? किसी के भी किसी के पेरेंट्स शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं? मेरे पापा पृथ्वी करते हैं ना? तो पापा एक चैनल जरूर देखते होंगे बेटा, या जी बिजनेस या सीएनबीसी आवाज देखते हैं? हाँ, पापा बहुत कुछ देखते हैं, इवन यूट्यूब पे भी बहुत कुछ है ना? हाँ, तो स्टूडेंट्स जो जो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ना बेटा, आप लोग कभी देखना, अभी लेक्चर खत्म हो या कल मॉर्निंग में या आज इवनिंग में सीएनबीसी आवाज या जी बिजनेस चलाना बेटा। आप लोग वहां पे एक ऐसा पर्सन बैठा होता है ना जो बोलता है कि भाई आप इस कंपनी के शेयर्स परचेस कर लो। दे आर कॉल्ड रिसर्चर्स। वो लोग उस कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं, कंपनी के प्रॉफिट लॉस वर्किंग सेल, इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। फिर रिसर्च करने के बाद वो लोगों को बताते हैं कि भाई अगर आप इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। उनको रिसर्चर्स बोला जाता है। तो रिसर्चर्स जो भी रिसर्च करते हैं कंपनी के बारे में स्टूडेंट्स, वो भी अकाउंट्स के बेसिस पे वो अकाउंट्स देख के फिर नक्की करते हैं कि उसकी पोजीशन कंपनी की क्या है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को अकाउंट्स इस तरीके से हेल्प करते हैं, भाई कंपनी जो भी चीज हमको बेच रही है वो कंपनी चीज कितने में बना रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कंपनी को ज्यादा पैसा दे दें, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग पैसा जिस हिसाब से दें कंपनी हमको उस क्वालिटी की चीजें ना दे। तो एज अ कंज्यूमर अगर आपको किसी कंपनी के बारे में पता लगाना है कि वो कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, क्या वो कोई चीटिंग कर रही है या कोई मटेरियल सस्ता यूज करके हमें खराब चीज दे रही है,
तो वो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को एज अ कंज्यूमर अकाउंट्स में से मिल जाती है। एंड दी लास्ट इज पब्लिक, जनरल पब्लिक। पब्लिक को कोई भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कंपनी उनके अकाउंट्स देख के जनरल पब्लिक उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेती है। कंपनी कितना सक्सेसफुली काम कर रही है, कंपनी आगे कितना सक्सेसफुली काम कर सकती है, ये जनरल पब्लिक को कंपनी के अकाउंट्स देख के नॉलेज आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये कंपनी के सारे इंटरनल यूजर्स हैं जो अकाउंट्स देख के अपने अपने हिसाब से जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो गैदर कर लेते हैं, और ये एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो कंपनी के अकाउंट्स देख के उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट लगता है या जो इंफॉर्मेशन उन्हें सही लगता है वो इंफॉर्मेशन वहां से निकाल लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों में आपको जो भी डाउट्स हैं प्लीज पूछना शुरू कीजिए बेटा। सर कंज्यूमर्स वाले एक बार रिपीट करो ना। कंज्यूमर्स में कैसा है बेटा कि जैसे मैं कंज्यूमर हूं, मैंने किसी कंपनी का कोई सामान लिया लेकिन क्वालिटी खराब आई, तो अब मुझे पता करना है कि कंपनी कितना पैसा क्वालिटी के पीछे खर्चा कर रही है। तो मैं कंपनी के अकाउंट्स देख के ये डिसाइड कर सकता हूं या मुझे इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कंपनी क्वालिटी के पीछे कितना खर्चा कर रही है। बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, हर एक कंपनी को क्वालिटी के पीछे पैसा खर्चा करना होता है। हर एक कंपनी के अंदर एक R&D डिपार्टमेंट होता है बेटा। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हर कंपनी अपने सेल्स का कुछ सर्टेन परसेंटेज पैसा उस R&D डिपार्टमेंट के पीछे खर्चा करती है, जो डिपार्टमेंट कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने पे ध्यान देता है। तो एज ए कंज्यूमर मुझे पता करना है कि ये कंपनी क्वालिटी के पीछे कितना पैसा खर्चा कर रही है, तो मैं कंपनी के अकाउंट्स देख के ये जजमेंट ले सकता हूं। यस स्टूडेंट्स प्लीज। यस विश्वा। यस बेटा, वेटिंग फॉर योर डाउट्स। सर रिसर्चर्स का नेगेटिव रोल भी तो हो सकता है ना, मतलब कि बिल्कुल। कभी वो लोग गलत बताए और उसके कारण लोगों मतलब लोग फंस जाए उसके अंदर। होता ही है अनोखी। जो लोग बेटा मतलब एक बहुत बड़ा कमेंट है बेटा, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में जो लोग भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं बेटा, 97% लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा गंवाते हैं। 3% लोग ऐसे हैं बेटा जो अपना पैसा कमाते हैं। तो वो 3% लोग कौन होते हैं? रिसर्चर्स होते हैं। उन्हें पता होता है कि ये सही है, उन्हें पता होता है कि ये कंपनी खराब है, तो कई बार लोग उनको सुन के और ऐसी कंपनी में अपना पैसा डाल देते हैं जो कंपनी नुकसान में चली जाती है और उनका पैसा डूब जाता है। ऐसा मेजोरिटी केसेस में होता है बेटा। जो रिसर्चर्स बोले और वो कंपनी चल जाए, ये बहुत मुश्किल ही होता है बेटा, बहुत रेयर केसेस में ही होता है ऐसा। तो फिर सर फिर तो रिसर्चर्स की बात ज्यादा ना सुने वही बेटर है। तो बेटा पब्लिक में, अनोखी पब्लिक में दिमाग ही नहीं है बेटा, पता है आपको। आज आप इंडिया में अगर आप किसी भी इंसान को पूछो कि भाई आपने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, बोलेगा हाँ मेरे पास इस कंपनी के इतने शेयर्स पड़े हैं। अच्छा, आप उनको क्वेश्चन पूछो आपने उसके बारे में रिसर्च किया, बोलेगा नहीं। तो किसके कहने पे? भाई इसके कहने पे। ये CNBC आवाज पे उन्होंने बोला मैंने ले लिया, जी बिजनेस पे उन्होंने बोला मैंने ले लिया, मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला कि ये कंपनी के शेयर्स अच्छे हैं ले लो, तो मैंने ले लिया, और इसी में ही अपने पैसे चले जाते हैं। क्लियर होगी? यस सर। वो 3% बनना पड़ता है बेटा। वो 3% बनने के लिए यू हैव टू बी अ रिसर्चर। आपको उस कंपनी का रिसर्चर बनना पड़ता है। उनके अकाउंट्स आपको खुद देखने पड़ते हैं बेटा, और खुद देख के नक्की करना पड़ता है कि ये कंपनी का क्या फ्यूचर है, फिर ही उसके अंदर अपना पैसा डालना चाहिए। सर यस राज। तो ब्रोकर क्या करते हैं? ब्रोकर तो मीडिएटर्स हैं बेटा। आप उनको बोलो कि ये शेयर ले लो तो वो ले लेंगे, आप उनको बोलो कि ये बेच दो तो बेच देंगे। उनका इतना ही काम है बेटा, उनका बाकी और कोई दूसरा काम ही नहीं है। ऊपर वो लोग दिखते नहीं है कि लाइक प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? सी बेटा, वो क्यों देखेंगे? आज एक बात समझो बेटा राज, आप जहां पे भी रहते हो, भाई आपने एक ब्रोकर को बोला कि भाई मेरे को आप साउथ भोपाल में मुझे एक प्रॉपर्टी चाहिए, वो उसने आपको प्रॉपर्टी दिखा दी, आपने प्रॉपर्टी ले ली, 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आपने ले लिया। इसकी क्या गारंटी बेटा कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 5 साल के बाद 10 करोड़ रुपया देगी? उसमें वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है बेटा। उसका काम क्या? आपने उसको बोला कि मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, उसने प्रॉपर्टी दिलवा दी। अब आपको उसमें प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, वो तो आपका नसीब है ना, वो तो आपका जजमेंट होना चाहिए। यस सर।
ओके स्टूडेंट्स प्लीज, और डाउट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स में जो भी आपके डाउट्स हैं बेटा प्लीज आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ग्रेट सर यस बेटा, यस सर राज। जैसे इंटरनल में ओनर्स है वैसे हम्म। एक्सटर्नल में इन्वेस्टर्स है, तो दोनों में डिफरेंस क्या? सी इन्वेस्टर्स, जब कोई इन्वेस्टर ना दो तरीके के होते हैं बेटा। एक होते हैं जो कंपनी में शेयर्स लेके ओनर्स बन जाते हैं, और दूसरे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं बेटा जो एज ए लोन पैसा कंपनी को देते हैं बेटा। तो वो भी इन्वेस्टर्स हैं लेकिन वो ओनर्स नहीं है बेटा, समझ रहे हो राज? तो ये जो लोन देते हैं वो वाले इन्वेस्टर्स है। हाँ ये वो वाले इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना बेटा। स्टूडेंट्स हमारे इंडिया के अंदर जो भी कंपनीज चलती हैं बेटा, उन कंपनीज में कई सारी इंडिया की इंस्टीट्यूट्स और कई सारी फॉरेन की इंस्टीट्यूट्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे सपोज करो मेरी कोई कंपनी चल रही है, अब फॉरेन की कोई बैंक है, उनकी नजर मेरी कंपनी पे पड़ी कि कंपनी बहुत मस्त काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, हम कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं या हम कंपनी को पैसा दे देते हैं एज एन इन्वेस्टर। तो वो लोग बिना मेरे शेयर्स बाय किए, मार्केट से बिना बाय किए, वो डायरेक्टली मेरे पास आएंगे कि कपिल सर हम आपको इतना पैसा देते हैं, अब से लेके आपकी कंपनी में 20% हिस्सा हमारा हुआ। तो वो कहलाते हैं इन्वेस्टर्स बेटा। अब उन्होंने मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, तो आप उनको कंपनी के ओनर्स भी कह सकते हैं, आप उनको कंपनी के इन्वेस्टर्स भी कह सकते हैं। ठीक है ओके स्टूडेंट? ओके राज, यस बेटा, आई एम वेटिंग फॉर द डाउट्स स्टूडेंट्स। सर यस जैनम प्लीज बेटा। तो सर आपके हिसाब से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए बेटा, क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन जैनम पता है कब इन्वेस्ट करना चाहिए बेटा? जब आप उसको खुद स्टडी कर सको, जब आपके अंदर उतना कैपेबिलिटी हो ना कि आप उसको स्टडी कर सको और आपको लगे कि हाँ ये सही है जहां पे मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, तभी करना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं करना चाहिए। आज स्टूडेंट्स स्टॉक मार्केट ने बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाया बेटा। दुनिया के 7th रिचेस्ट मैन वॉरेन बफेट, उनका काम ही है बेटा, वो इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है बेटा राकेश झुनझुनवाला, उनका काम ही है स्टॉक मार्केट, दैट्स इट। सर मेहता, लेकिन नहीं, हर्षद मेहता तो बहुत पुराने हो गए बेटा, वो तो उनका तो टाइम चला गया। लेकिन स्टूडेंट्स स्टॉक मार्केट में जब पैसा तब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जब हमें खुद नॉलेज हो बेटा। किसी के कहने पे अगर हम लोग पैसा लगाएंगे ना बेटा, तो वो डेफिनेटली आपके लॉस में कन्वर्ट होगा ही होगा। फर्स्ट यू हैव टू स्टडी, पहले आपको उसको खुद को पढ़ना पड़े, खुद को स्टडी करना पड़े, तभी आपको खुद समझ में आना चाहिए, तभी पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तब तक नहीं। यस स्टूडेंट्स, और कोई डाउट बेटा किसी को? ग्रेट स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे टॉपिक्स, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर्स, बहुत मजा आया स्टूडेंट्स। अब हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ बेटा। मैंने इस चैप्टर की पीडीएफ आपको भेज दी है। सारे के सारे आंसर्स आप लोग फ्राइडे तक एक बार रीड करेंगे। फ्राइडे हम पहले इन सारे आंसर्स के डाउट्स का डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 2 टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटेंसी शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए उसके टर्म्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप लोगों को पता है बेटा ए फॉर एप्पल होता है, आपने उस अल्फाबेट को समझा तभी आप लोग इंग्लिश को समझ पा रहे हो। तो अकाउंट्स को समझने के लिए उनके टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे के लेक्चर से लेके स्टूडेंट्स हम लोग उन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करना शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फ्राइडे तक पहले आप लोगों के पास जो पीडीएफ अवेलेबल है आप उसको रीड आउट करेंगे। फ्राइडे पहले उसके डाउट्स पूछेंगे और फिर हम लोग फ्राइडे को टर्मिनोलॉजीज का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। डन स्टूडेंट्स? यस बेटा। सर इस साल 30% कोर्स कट नहीं हुआ है ना? नहीं बेटा, अभी तक कोई ऐसी डिक्लेरेशन नहीं है, अभी तक ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्राइडे को मिलते हैं। यस विश्वा, कुछ पूछना है बेटा? सर ये जो आपने मतलब अकाउंट्स के क्लास लिए उसके रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे? विश्वा आप मुझे सिर्फ हाई करके भेज देना बेटा, लेक्चर खत्म होने के बाद मैं आपको सारे रिकॉर्डिंग भेज दूंगा।
ओके सर। ठीक है बेटा? और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? चलो तो फ्राइडे को मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बाय सर। सर। बाय सर।